नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 4 बज चुके हैं और ये वक्त होता है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। मैं हूं अनंत भट्ट और कार्यक्रम में आज बात होगी उस ख्वाहिश की जो हर इंसान रखता है। ख्वाहिश सेहतमंद रहने की, ख्वाहिश सुंदर दिखने की। लेकिन ये ख्वाहिश अगर जुनून में बदल जाए तो फिर ये खतरनाक भी हो सकती है और इतनी खतरनाक की जान पर बनाए। अब आज ये बात हम क्यों कर रहे हैं? मसला जुड़ता है श्रीदेवी से जाकर। जी हां, श्रीदेवी की मौत को 5 साल गुजर चुके हैं। उनकी मौत को लेकर आज भी ना जाने कितने सवाल लोगों के जहन में घूमते हैं। अब उनके पति बोनी कपूर ने श्रीदेवी की जिंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो हैरान करने वाली हैं। उन्होंने बताया कि श्रीदेवी खुद को शेप में रखने के लिए खाना तक छोड़ देती थी। यहां तक कि श्रीदेवी ने नमक और शुगर तक से परहेज शुरू कर दिया था। यही नहीं, अपनी इस टफ डाइटिंग की वजह से वो कई बार बेहोश तक हुई। बोनी कपूर के इस इंटरव्यू के बाद हर कोई सन्न है, हैरान है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या फिट दिखने का जुनून जान जाने की हद तक जा सकता है और क्या होती है क्रैश डाइट जिसे श्रीदेवी फॉलो करती थी। आज अपने मेहमानों से इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्रैश डाइट क्या है। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सेहतमंद रहने का, सुंदर दिखने का स्वास्थ्यवर्धक फलसफा क्या है। तमाम पहलुओं पर विस्तार से बातचीत होगी। खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। श्रीदेवी की मौत के 5 साल बाद उनकी मौत की कहानी फिर से जिंदा हो गई है। दरअसल श्रीदेवी के पति बोनी कपूर ने श्रीदेवी की वो कहानी दुनिया के सामने रखी जो अब तक किसी को नहीं पता थी। दरअसल 2018 की 24 फरवरी को श्रीदेवी परिवार के साथ दुबई में थी। वहीं एक होटल में मृत हालत में बाथटब में मिली थी। तभी से सवाल लोगों के जहन में थे, आखिरी लम्हों में श्रीदेवी के साथ आखिर हुआ क्या था। श्रीदेवी की मौत के बाद लंबे वक्त तक बोनी कपूर खामोश रहे, लेकिन अब जाकर उन्होंने श्रीदेवी के कुछ ऐसे सीक्रेट शेयर किए हैं जो कि चौंकाने वाले हैं। एक इंटरव्यू में बोनी कपूर ने बताया कि श्रीदेवी को हमेशा शेप में रहने का जुनून था। केवल ऑन स्क्रीन ही नहीं, वो ऑफ स्क्रीन भी अच्छी दिखना चाहती थी। इसके लिए वो अक्सर खुद को भूखा रखती थी और कई बार तो क्रैश डाइट भी किया करती थी। इस दौरान वो नमक तक नहीं खाती थी। इंटरव्यू में बोनी कपूर ने यह भी बताया कि उनकी शादी के बाद भी श्रीदेवी को कई बार ब्लैकआउट की समस्या हुई। डॉक्टर्स ने उन्हें बीपी की समस्या बताई और नमक खाने की सलाह दी, लेकिन श्रीदेवी ने किसी की नहीं सुनी। बोनी कपूर के मुताबिक उनके बार बार टोकने के बाद भी श्रीदेवी नमक चीनी के बिना ही खाना मंगाती थी। बोनी कपूर के इस दावे के बाद ये सवाल उठ रहे हैं, क्या श्रीदेवी पर उनका जरूरत से ज्यादा फिट रहने का जुनून भारी पड़ा और आखिर वो क्रैश डाइट क्या है जिसे श्रीदेवी फॉलो करती रही। क्रैश डाइट जो होती है वो जिसमें हम क्या करते हैं, बहुत जल्दी वेट लूज करना चाहते हैं और कम समय में लूज करना चाहते हैं। तो जब और उसके डाइट्स कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि जीएम डाइट है जिसको जनरल मोटर डाइट हम बोलते हैं, पैलियो डाइट होती है, इंटरमिटेंट फास्टिंग आती है, या कई बार लोग डिटॉक्स डाइट भी यूज करते हैं। सो ये जो डाइट होती है वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए बनी होती है, बट हमेशा हमें ये किसी की सुपरविजन में फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि ये डाइट जो है वो पूरी तरह बैलेंस नहीं होती है, न्यूट्रिशन से जिसको कह सकते हैं भरपूर नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होने के चांस होते हैं। बोनी कपूर के दावों के बाद अब ये सवाल भी उठने लगा है, क्या खुद को फिट रखने का जरूरत से ज्यादा जुनून जान पर भारी पड़ सकता है। बोनी कपूर के मुताबिक श्रीदेवी ने शेप में रहने और अच्छा दिखने के लिए खुद को भूखा रखा। ऐसे में सवाल है, क्या भूखा रहना और सुंदर दिखने का जुनून जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। हमेशा क्वालिफाइड डाइटिशियन की सुपरविजन में करें और इसको लंबा टाइम तक ना चलाएं, बिकॉज जब लोग इसको फॉलो कर रहे होते हैं तो उनको इंस्टेंट रिजल्ट मिल रहे होते हैं, तो उसकी वजह से वो चाहते हैं कि इसको लंबे टाइम तक चलाएं ताकि उनको और जल्दी वेट लूज हो सके। पर ये गलत है, क्योंकि इससे आपके शरीर में जो है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाती है, वेट तो लूज हो जाता है बट आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से बाद में आपका वेट जो है थोड़े समय बाद दोबारा गेन हो जाता है। तो ये हमारे शरीर के लिए। बोनी कपूर की जिंदगी में श्रीदेवी भले ही अब ना हो, लेकिन श्रीदेवी की कमी उन्हें आज भी अखरती है। 5 साल बाद उन्होंने दुनिया के सामने श्रीदेवी से जुड़ी वो बातें रखी हैं जिस पर बात जरूरी है, क्योंकि मार्केट में इन दिनों फिटनेस के एक नहीं हजारों फॉर्मूले हैं और डाइट को लेकर तमाम तरह के भ्रम हैं।
आप समझते हो कि आपको स्लिम रहना है, सुंदर दिखना है, तो उसके और भी तरीके हैं अच्छी हेल्दी डाइट फॉलो करके। जैसे लाइक सिंपल एग्जांपल, अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे से अपनी डाइट का ध्यान रखते हो, लाइक पानी अच्छे से पीते हो एडिक्वेट अमाउंट में पूरे दिन में, आप हेल्दी जो है डाइट फॉलो कर रहे हो, यानी बैलेंस डाइट फॉलो कर रहे हो, सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अपनी डाइट में एडिक्वेट अमाउंट में डाल रहे हो, एंड आप वेराइटी दे रहे हो अपने ग्रेन्स में, अपने डेली डाइट में, ये सब चीज़ें आप फॉलो कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपका इनर हेल्थ स्ट्रांग होगा और उसकी वजह से आपके चेहरे पे उसका रिफ्लेक्शन दिखता है। श्रीदेवी की सिनेमाई करिश्मे की हजारों कहानियां हैं। उनकी फिल्मों का फलक इतना बड़ा है कि उस पर अदाकारी के हजारों लाखों अफसाने लिखे जा सकते हैं, लेकिन उनका महज 54 साल की उम्र में दुनिया से चले जाना सिनेमा की दुनिया में खालीपन का एहसास देता है। लेकिन उनकी जो कहानी अब बोनी कपूर ने बताई है वो जरूर चौंकाने वाली है। वैसे सेहतमंद रहना, सुंदर दिखना हर इंसान की ख्वाहिश होती है और अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो हर जतन करता है, लेकिन हर चीज की एक लक्ष्मण रेखा तय करना भी जरूरी है, और वो संतुलन वाली लक्ष्मण रेखा क्या हो, ये लाख टके का सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो कार्यक्रम में आज हम उसी संतुलन रेखा को तलाश करेंगे जिसके जरिए, जिस पर चलकर हम सेहतमंद भी रह सकते हैं, खूबसूरत भी दिख सकते हैं और अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ भी ना कर पाए। ऐसा कोई फॉर्मूला आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर डीके गुप्ता हमारे साथ हैं, जो कि सीएमडी हैं फेलिक्स हेल्थ केयर के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर गुप्ता आपका। हमारे साथ डॉक्टर अनूप थीर हैं, प्लास्टिक सर्जन हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनूप जी आपका भी। सांची नायक हमारे साथ हैं, न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन। बहुत बहुत स्वागत है सांची जी आपका। और प्रियंका त्रिवेदी हमारे साथ मौजूद रहेंगी योग गुरु के तौर पर। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम सांची जी का ही रुख करना चाहेंगे, क्योंकि जब से ये बोनी कपूर का इंटरव्यू सामने आया है, लोग सब ये सोच रहे हैं कि आखिर ये क्रैश डाइट का फलसफा क्या है, क्या होती है क्रैश डाइट और कितनी फायदेमंद है, कितनी नुकसानदायक है। सांची जी। क्रैश डाइट जो होती है वो टेम्पररी फैट डाइट्स होती है। हम लोग इसको यूज करते हैं, ऐसे नहीं कि डाइटिशियंस या न्यूट्रिशनिस्ट क्रैश डाइट्स को नहीं यूज करते हैं, बट ये तब होता है जब आपका एक हेल्दी लाइफस्टाइल होता है, आप एक वेट लॉस जर्नी पे हो, या आप लाइफस्टाइल आपका ऐसा, या आप कोई फेस्टिव सीजन आप अटेंड करके आए हो, कोई सेलिब्रेशन करके आए हो, तो देन वी गिव अ काइंड ऑफ डिटॉक्स। एक होता है डिटॉक्स जो आपके बॉडी को क्लेंस करने के लिए होता है, बट वो भी न्यूट्रिएंट्स से भरा हुआ होता है। ऐसे कोई डाइट नहीं होती है क्रैश डाइट जहाँ पे आपका न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी सब अभी जो नए क्रिएट किए क्रैश डाइट है, दे लैक। तो बेसिकली आप या बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आपकी आवाज कट रही है सांची जी। अगर थोड़ा सा अपने मोबाइल की लोकेशन को आप थोड़ा सा चेंज करें तो शायद आपकी आवाज हमें क्लियर आए। किसी और को सुन रही हूँ, आई कैन हियर समबडी एल्स टॉकिंग। नहीं, कोई बात नहीं कर रहा, आप अपनी बात कीजिए। हाँ जी, तो वही क्रैश डाइट जो होती है वो न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट होती है। तो न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट अगर आप होते हो तो वो सेम हो गई जी, आप अपना कार बिना फ्यूल के चलाने की कोशिश कर रहे हो या पेट्रोल के साथ चलाने की कोशिश कर रहे हो, तो डेफिनेटली बॉडी या मशीन हमारा क्रैश करेगा ही करेगा। सो क्रैश डाइट्स आर नॉट मेंट एज अ लाइफस्टाइल, जैसे डाइटिशियन ने पहले भी मेंशन किया है आपके एपिसोड में इधर, कि इट शुड बी डन ओनली फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम टू क्लेंस, टू डिटॉक्स और टू शेक अ प्लेटो। अगर आप एक वेट लॉस जर्नी में और आपका वेट अटक गया है तो उसको शेक करने के लिए आप एक हफ्ते के लिए या 10 दिन के लिए, उससे ज्यादा आप अगर हम खाने की साइकिल को पूरे दिन में बांटें तो हम मोटा मोटी 3 या 4 भागों में इसको बांट सकते हैं। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम को थोड़ा सा कुछ नाश्ता कर लिया, उसके बाद रात का डिनर, जिसको कहते हैं कि बहुत हल्का लेना चाहिए। अब जब बात आती है क्रैश डाइट की, तो ये किसी एक टाइम फ्रेम के, दिन के किसी एक टाइम फ्रेम के लिए होती है, या अगर आप क्रैश डाइट फॉलो कर रहे हैं तो फिर ये पूरे दिन आपको कंटिन्यू करनी होती है? ये क्रैश डाइट जो होती है डेफिनेटली एक लिमिटेड इंग्रेडिएंट होता है इसमें। यूजुअली या तो आप रॉ सैलेड्स पे चले जाते हो, या तो सिर्फ सूप्स पे चले जाते हो, या तो सिर्फ जूसेस पे, स्पेशली जो होता है लिक्विड्स और जूसेस पे चले जाते हैं। तो डेफिनेटली आपको सारा जो न्यूट्रिशन हम बोल रहे हैं, होल मील खाओ, पूरा थाली खाओ, आप अपने प्रोटीन हाई रखो, आपका फैट भी मॉडरेट रखो, आपके कार्ब्स में से सारा आपका प्रोटीन जो है, हाई फाइबर जो सब आना चाहिए, तो वो सब आपको मिल नहीं रहा है। तो आप एक ही खाना आप पूरे दिन खा रहे हो, वो भी आप न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट,
कैलोरी डेफिशिएंट कर रहे हो, कैलोरी काउंट कर रहे हो, वहां पे आप अपने मैक्रोस काउंट नहीं कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये क्रैश डाइट्स यूजुअली वैसे ही होते हैं। तो न्यूट्रिशनली, जैसे मैं रिपीट कर रही हूँ, न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट हो जाते हो। सेम चीज हम रिपीटेडली खाते हैं डिटॉक्स के नाम पे, जी, तो वो नहीं होना चाहिए। चलिए मैं सीधे डॉक्टर DK गुप्ता का यहां पर रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, खाना हमारे जीने के लिए जरूरी है, ये कहते हैं कि आप जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए, लेकिन कुछ लोग खाने को दरकिनार कर देते हैं, ये कितना खतरनाक है? ये क्रैश डाइट हमारी बॉडी को इंपैक्ट कैसे करती है, हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कैसे इंपैक्ट करती है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि इस समय जो हमारी जो करंट जनरेशन है वो कहीं ना कहीं बॉडी की जो इमेज है, बॉडी की जो फिगर है, बॉडी का जो हमारा लुक है, उसके लिए बड़ी कॉन्शियस है। उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे डिसीजन लेते हैं वो कहीं ना कहीं उसके जो लॉन्ग टर्म के जो इफेक्ट है वो हानिकारक हो सकते हैं। जैसे का बात करें क्रैश डाइट की, तो क्रैश डाइट क्या होती है? 1 से 2 हफ्ते में कई किलो वजन कम कर लेना। अगर आप चीज इतने फास्ट करना चाहोगे, जो बॉडी एक बैलेंस डाइट है, जिसकी होम्योस्टेसिस है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, जिसमें एक बेसिक मेटाबॉलिक रेट चल रहा होता है, अगर उसको आप इनबैलेंस कर दोगे तो कहीं ना कहीं उसके साइड इफेक्ट होंगे। तो जो क्रैश डाइट की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो हमारा जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट है वो उसको कम कर देती है। उसकी वजह से वेट तो कम होता है, बट हमारा उससे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। जैसे हमारा इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है, बिकॉज बहुत सारे जो विटामिन है, मिनरल्स है, है वो हमारी बॉडी को नहीं मिल पाते हैं, जो बैलेंस डाइट में मिलते हैं। उस आप प्रोन हो जाते हैं बीमारियों के लिए, खासकर जो टाइफाइड है, एंट्रिक फीवर है, ऐसी बहुत सारी बीमारियां, बैक्टीरिया, वायरस, फंगल इन्फेक्शन होती है। डिहाइड्रेशन हो जाता है, बहुत सारे लोग बैलेंस डाइट करते हैं तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन होता है, और डिहाइड्रेशन की वजह से कभी हेडेक होना, जिडीनेस होना, चक्कर आना, ये सब प्रॉब्लम्स आ जाती है। गैस्ट्रिक डिस्फंक्शन हो जाते हैं, मतलब कॉन्स्टिपेशन और डायरिया हो सकता है आपको। आप खराब होती है प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर, मतलब सफेद होना बाल, झड़ना बाल, स्किन पेल हो जाएगी, लस्टरलेस हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, और स्किन में झुर्रियां पड़ना, ये बहुत कॉमन साइड इफेक्ट है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है, इसमें जो डाइट ऐसी लॉन्ग टर्म हम फास्टिंग करते हैं और जो बहुत कम खाते पीते हैं, उसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ का साइड इफेक्ट आता है। उसमें आपको इरिटेशन है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, डिजीनेस है, कंफ्यूजन है, पुअर परफॉर्मेंस है, पुअर फोकस होना, लिथार्जी होना, फटीग होना, इरिटेबिलिटी होना, IBS, इरेगुलर बाउल मूवमेंट है, तो ये बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं जो कि जी बोलना चाहूंगा, हमें एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। वेट लॉस को भी किसी डॉक्टर गुप्ता, अब मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि जी हाँ, ये बात सुपरविजन की यहां पर हो रही है लगातार कि सुपरविजन में इसको क्रैश डाइट को सुपरविजन में किसी की लेना चाहिए, लेकिन अगर जो सुपरवाइजर है, जो आपके डाइटिशियन है, जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, अगर वो मना कर रहे हैं, लेकिन किसी व्यक्ति पर इसका जुनून सवार हो जाए, कोई व्यक्ति ये सोचे कि नहीं मुझे तो अभी और इसको कैरी फॉरवर्ड करना है, तो वो ब्रैकेट कितना हो सकता है? अगर हम सुपरविजन में भी ले रहे हैं तो वो टाइम ब्रैकेट कितना होगा, कितने दिन, कितना समय? नहीं, मैं आपका क्वेश्चन पूरा नहीं समझा, कितना ब्रैकेट, किस बारे में बात कर रहे हैं आप? जी, ये जो क्रैश डाइट का सुपरविजन में भी अगर ले रहे हैं तो इसका टाइम ब्रैकेट कितना होना चाहिए? जी, ज्यादा नहीं लेना चाहिए, किसी भी कीमत पे नहीं लेना। अगर 1 to 2 वीक से ज्यादा ले रहे हो तो आप खराब हो जाएगा, आपका जो लीन बॉडी मास है उसका लॉस हो जाएगा, मतलब मसल्स और बोन का लॉस होगा, जो बहुत खतरनाक है, जिसको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, डेवलप हो सकती है। गॉल के अंदर जो बॉइल होता है वो कंसंट्रेट हो जाएगा, और जो नॉन जिनको गॉल ब्लैडर नहीं होते उनको भी गॉल ब्लैडर होने की संभावना है। आपके न्यूट्रिशनल जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, जैसे विटामिन है, बॉडी को, ब्रेन को, जो जितने मल्टीपल ऑर्गन है, चाहे किडनी है, लीवर है जी, इन सबको हेल्दी रखने के लिए इंपॉर्टेंट है, वो खत्म हो जाएगी। मतलब कि इरेगुलर हार्ट बीट हो जाना, कभी कभी इसमें हार्ट फेलियर हो सकता है। तो हफ्ते से ज्यादा ले रहे हैं तो ये खतरनाक हो सकती है, कहीं से भी इंडिकेटेड नहीं है। 2 हफ्ते भी ले रहे हैं, 1 से 2 हफ्ते, तो भी वो। जी गुप्ता जी, आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप फोन की लोकेशन को चेंज कर लें तो आपकी आवाज हमें क्लियर होगी, कि आपका सिग्नल ब्रेक हो रहा है बीच में। इस बीच हम सीधे रुख करना चाहेंगे यहां पर डॉक्टर अनूप धीर का, जो कि प्लास्टिक सर्जन है। डॉक्टर साहब, जब बात आती है खूबसूरत दिखने की, जब बात आती है खुद को शेप एंड साइज में रखने की, तो एक तो तरीका होता है कि आप डाइटरी चार्ट पर चले जाएं, आप एक पर्टिकुलर डाइट को फॉलो करें, या फिर एक पर्टिकुलर टाइम टेबल को आप फॉलो करें। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने फेस कट को सुधरवाने के लिए, जो अपने वेट लॉस को करने के लिए एक डायरेक्ट तरीका भी अपनाते हैं, उसमें सर्जरीज का बहुत अहम रोल हो जाता है। अब ये सर्जरीज कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या ये बेनिफिशियल होती हैं, या फिर इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं, या फिर इसके भी कुछ एज ब्रैकेट्स हैं? उन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए, ऐसा है कि
जैसा कि आप जिनके बारे में बात कर रहे हैं उनको काफी कॉस्मेटिक सर्जरीज उन्होंने कराई 30-40 के लगभग। ये कंडीशन जब होती है बॉडी डिस्मॉर्फिया की, इसमें इट्स अ टाइप ऑफ ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें पेशेंट को ऑब्सेशन हो जाती है किसी चीज से। तो इसमें सर्जरीज तो कराई और वो क्रैश डाइट पे भी थी, पर दिस मच इज नॉट इनफ। हो सकता है वो कोई स्लिमिंग मेडिकेशंस भी ले रही हो जो कि लिवर और किडनी पे बहुत बुरा असर डालती है। वेट रिडक्शन मेडिसिन कई ऐसी हैं जो कि एफडीए अप्रूव नहीं है, फिर भी उनका सेवन किया जाता है क्वैक्स द्वारा, या जो लोग सजेस्ट करते हैं ऐसी ऐसी दवाओं का प्रचलन अगर हो और पेशेंट ले रहा हो और उसके ऊपर क्रैश डाइटिंग हो, तब ये सब मिलके एक ऐसा फैक्टर बन जाते हैं कि जिसके कारण जो है अनटाइमली डेथ हो सकती है। सिर्फ क्रैश डाइटिंग से ये डेथ होनी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कई लोग बहुत कम खाते हैं और जंगलों में जो रहते हैं वो दे सर्वाइव वेरी वेल। इसके साथ कोई डाइटरी के कॉम्बिनेशन के साथ फार्माकोलॉजिकल इश्यूज भी होंगे, डेफिनेटली होंगे। अगर वो तो बाकी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही बतला सकती है कि कौन सी दवाओं का सेवन वो कर रही थी। नहीं, हम बात किसी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जो ट्रेंड चला हुआ है सर्जरीज करवाने का, हम उसको भी समझना चाह रहे हैं आपसे कि जो सर्जरी करवाने का ट्रेंड है कि नोज सर्जरी करवा ली, लिप सर्जरी करवा ली, चीक सर्जरी करवा ली, और वेट लॉस के लिए शरीर से चर्बी को निकलवाने के लिए सर्जरी करवा ली। क्या ये सर्जरीज उपयोगी होती हैं और या इनकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं? हम वो समझना चाह रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस दिशा में सोच रहे होंगे, तो एटलीस्ट उनको एक जानकारी मिल जाए, एक उनको गाइडेंस मिल जाए वहां पर। देखिए, मल्टीपल सर्जरीज कराना एक ऑब्सेसिव डिसऑर्डर जरूर है, पर इन सर्जरीज के कारण किसी की डेथ नहीं हो सकती, बिकॉज सर्जरीज जो होती है मेडिकल सुपरविजन में की जाती हैं और हॉस्पिटल में की जाती हैं, और सडनली इनकी डेथ जो है वो हॉस्पिटल में नहीं हुई किसी सर्जरी के दौरान। इसमें कई और फैक्टर्स इन्वॉल्व है, जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे क्रैश डाइटिंग हो सकता है, कुछ स्लिमिंग ड्रग्स हो सकती है, कुछ और ड्रग्स भी हो सकती हैं, और कई ऐसी ड्रग्स भी होती हैं जिनका सेवन करने से, सब्सटेंस अब्यूज करने से जो सडन डेथ हो सकती है। चलिए, मैं डॉक्टर अनूप आपके पास आता हूं। मैं सीधे यहां पर रुख करना चाहूंगा प्रियंका जी का। प्रियंका जी, आजकल का जो ट्रेंड है उस ट्रेंड में देखने में यह आता है कि लोग हासिल तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए एफर्ट लगाने में थोड़ा सा परहेज करते हैं, एफर्ट नहीं लगाना चाहते। अब यही बात है योगा, जब बात आती है सेहतमंद दिखने की, सुंदर दिखने की, तो योगा हमारे लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है? योग के जरिए हम कैसे अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं, बिना भूखे रहे, बिना क्रैश डाइट का सहारा लिए, बिना किसी और स्टेप्स का सहारा लिए? जी जी बिल्कुल। देखिए, योग तो अपने आप में ही इतना महान है, सभी जानते हैं। तो योग में हमारी नाड़ियां होती हैं, वात, पित्त और कफ। अगर हम इन नाड़ियों को बैलेंस करके चलते हैं तो आपको स्किन डिजीज नहीं हो सकती, जैसे आजकल जो पिंपल्स और कई सारी समस्याएं होती हैं, तो वो नहीं होंगी। सबसे पहले तो हम इनको बैलेंस करने के लिए कुछ कुछ क्रियाएं कराते हैं, जैसे एक होती है शंख प्रक्षालन क्रिया, इससे आपकी इंटेस्टाइन क्लीन होती है, और एक होती है कुंजल क्रिया, जिससे आपका म्यूकस निकलता है, एसिड जितनी होती है वो बाहर निकल जाती है। और इसके साथ साथ कुछ फॉरवर्ड बेंडिंग्स भी होती हैं, पोस्चर्स होते हैं, जिनसे कि आपके चेहरे का ग्लो बढ़ता है, आपके चेहरे पे निखार आता है, आपके जो प्री मेच्योर ग्रेइंग होती है वो भी स्टॉप होती है, क्योंकि ब्लड पूरा आपको फ्रंट लेवल में फ्लो होता है ब्लड का, जिसकी वजह से आपका ऑक्सीजन लेवल चेहरे पे अच्छे से होता है और आपकी स्किन ग्लोई बनती है। और इसके साथ साथ रही बॉडी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, तो देखिए योग में भी 84 लाख योनियां हैं, तो 84 लाख योग पोस्चर्स भी हैं। अब अगर हम हर एक पोस्चर पे काम करें, उतने तो हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन उसमें से अगर हम एक पर्टिकुलर अपना एक चार्ट बना लेते हैं कि हमें इतने आसन डेली करने हैं, और 2-2 मिनट हर आसन को दें, एक आधे घंटे का हम पूरा चार्ट बना लेते हैं, तो आप यकीन मानिए, आप देखेंगे महीने या 2 महीने के अंदर आपकी बॉडी में अंदर से फिटनेस आ जाएगी, जो कि आपके अंदर स्टेमिना, स्ट्रेंथ डेवलप करेगी। मुझे नहीं लगता फिर आपको डाइट या किसी चीज की जरूरत लगेगी फिट रहने के लिए। अगर आप डेली रूटीन में योग को शामिल करते हैं तो आप अंदर और बाहर दोनों तरीके से सुंदर दिख सकते हैं। इसका एक और माध्यम है ध्यान का, क्योंकि हमारा मेंटल लेवल ऐसा हो गया है कि हम किसी दूसरे को देख करके सोचते हैं काश हम भी इतने सुंदर होते, लेकिन अगर आप मानसिक तौर पे अपने आप को सुंदर समझते हैं, आप मेडिटेशन का सहारा लीजिए, आप 5 मिनट मेडिटेशन करिए। हर एक क्रिएशन सुंदर है इस पृथ्वी पे, हर एक क्रिएशन, योग में यही कहा गया है। और अगर आप में कॉन्फिडेंस हो, आप में स्किल्स होंगी, तो आप जो बाहरी ब्यूटी है उसको कम रखेंगे और अपने अंदर के स्किल्स को ज्यादा डेवलप करेंगे। तो मेडिटेशन आपको ये सिखाता है कि
कि आप अंदर बाहर दोनों से सुंदर हैं, आप खुद पे विश्वास करें। तो योग एक बहुत अच्छा माध्यम है। अगर आप अपने आप को सुंदर बनाना चाहते हैं तो आप योग की तरफ मुड़ें। आपको और भी जीवन के कई सारे रास्ते खुलेंगे आपके लिए, और सुंदरता आपको समझ में आएगी कि एक्चुअल ब्यूटी है क्या। जी, अब प्रियंका जी, सवाल ये आता है कि हम कौन कौन सी यौगिक क्रियाएं हैं जिनको अपनाकर हम इस दिशा में बढ़ सकते हैं। तो कुछ बेसिक जी, कुछ बेसिक जो आसन होते हैं उनके बारे में अगर आप बताएं तो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूंगी प्राणायाम की, क्योंकि प्राणायाम से आपके अंदर जो वात लेवल होता है वो प्योर होता है। जब वात लेवल प्योर होगा तो आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं बनेगी, जिसकी वजह से आपको स्किन में कई सारे डिजीज हो जाती हैं, वो नहीं होंगी। तो प्राणायाम में जैसे कपाल भाती हो गया, भ्रामरी हो गया, भस्त्रिका हो गया, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, तो ये सारे कई सारे प्राणायाम है। इसमें से आप अकॉर्डिंग टू योर बॉडी, अगर आपका हाई बीपी तो आप कपाल भाती को कम क्वांटिटी में करेंगे, अगर आपको ज्यादा हाई बीपी रहता है तो आप भस्त्रिका नहीं करेंगे। तो उस हिसाब से आप अपने प्राणायामों की एक लिस्ट तैयार कीजिए। और इसके साथ साथ आसनों की बात करें तो सबसे बेस्ट अगर है तो सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के जो पोज हैं वो आपको ओवरऑल बॉडी को फिट रखने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो आप अगर कोई आसन नहीं कर पाते हैं, आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, तो आप डेली अगर करते हैं तो आपकी ओवरऑल बॉडी फिट रहती है। चलिए, आता हूं प्रियंका जी मैं आपके पास। मैं सीधे यहाँ पर अब रुख करूंगा सांची जी का। सांची जी, जब बात आती है डाइटरी प्लान की, तो क्या इसमें एज फैक्टर एक बड़ा फैक्टर होता है? एज, आयु वर्ग, किस आयु वर्ग के हैं आप, ये इसमें देखने वाली बात होती है? या डाइटरी प्लान एक जैसा ही सारे आयु वर्ग पर लागू होता है, या फिर एज के हिसाब से डिसाइड किया जाता है किसके लिए कौन सा चार्ट ठीक रहेगा, किसके लिए कौन सा चार्ट ठीक रहेगा? यस, डेफिनेटली एज तो बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म इसमें पिक्चर में आता है। क्योंकि अगर आप यंग एज हो तो डेफिनेटली आपका मेटाबॉलिज्म हाई होता है। जैसे ही आपकी उम्र 30 से ज्यादा होने लग जाती है तो आपका मेटाबॉलिज्म ऐसे ही ड्रॉप होने लग जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द मेटाबॉलिज्म वी प्लान द डाइट। उसके अलावा इवन आपका लाइफस्टाइल या आपका एक्सरसाइज पैटर्न या फिजिकली आप कितने एक्टिव हो, उसके हिसाब से भी हमारा डाइट प्लान बनता है कि आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, या आप मॉडरेट थोड़ा सा वर्कआउट करते हो, या थोड़ा एक्टिव हो, या आप प्रॉपर वर्कआउट कर रहे हो, तो उसके हिसाब से भी हमारा डाइट प्लान चेंज होता है। तो ये दो फैक्टर्स है जिसमें हम देखते हैं। और जो हम आज शो कर रहे हैं इसके ऊपर मैं एक बोलना चाहूंगी कि ये जो चलता आ रहा है कि आप ये क्रैश डाइट्स और डिटॉक्स डाइट्स और ये सब, हम सब एक ट्रैप में फंस रहे हैं जो समझ में नहीं आ रहा है इनको। क्योंकि जब हम न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट कर देते हैं बॉडी को, एक सर्वाइवल मोड पे डाल देते हैं अपने आप बॉडी को। सर्वाइवल मोड में क्या होता है ना, बॉडी रिसेशन मोड में चली जाती है। वन इज दैट कि आप न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट हो जाते हो तो बॉडी सर्वाइवल मोड में जाती है, तो वो सर्वाइवल फंक्शनिंग जो है उस पर ही फोकस करती है। तो उसके अलावा जो सर्वाइवल के बियॉन्ड हमारा जो बॉडी का न्यूट्रिशनल नीड होता है, जैसे हमारे हेयर के लिए या स्किन के लिए या आईज के लिए, ओवरऑल लुक के लिए जो हमारा वो होता है वो तो होता ही नहीं। इसी की वजह से हमको ऐसे लगता है कि वो आउटसाइड नीड, जैसे सर्जरीज हो गया या खूबसूरत दिखने के लिए एक्स नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स हो गया, हेयर हो गया ट्रीटमेंट, ये सारा हम करने लग जाते हैं क्योंकि वी आर पुटिंग अ बॉडी इनटू सर्वाइवल मोड वेयर देयर इज नो न्यूट्रिशन फॉर अ हेयर एंड स्किन। एक ये होता है, ये अनदर ट्रैप है। उसके अलावा हमारे बॉडी को हम सर्वाइवल में मोड में डाल के रिसेशन में डाल देते हैं, जहां पे बॉडी जो है जो भी वेट जो भी चीजें हैं वो होल्ड करके रखता है। तो फैट लॉस तो होता ही नहीं है, क्योंकि to lose fat also, to keep your metabolism also going, you have to eat enough. You cannot have a crash diet to lose weight. It's not possible at all. तो एक वो भी हमको ध्यान रखना है कि we need to eat enough and not less to keep your metabolism running. क्योंकि अगर आप अच्छे से नहीं खा रहे और कम खा रहे हो तो आपका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ेगा नहीं, लो ही होते जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना चाहिए। एंड डोंट पुट योरसेल्फ इनटू दिस ट्रैप, ईट वेल। जी, सांची जी, एक वर्ड आजकल बहुत चलता है, वो है कि बॉडी को डिटॉक्स कर रहे हैं, और डिटॉक्सिंग के नाम पर करेला भी मिक्स कर दे रहे हैं, घिया भी मिक्स कर दे रहे हैं, आंवला भी मिक्स कर दे रहे हैं, और उसके अंदर तोरी का जूस भी मिक्स कर दे रहे हैं, बेल का जूस भी पी रहे हैं। क्या ये जो पूरा का पूरा कॉकटेल तैयार करते हैं अलग अलग चीजों का हम डिटॉक्सिंग के नाम पर, क्या ये फायदेमंद है या ये भी कई बार हार्मफुल हो जाता है? देखो, डिटॉक्स की जब बात आती है, पहली बात तो आजकल का जैसा हमारा लाइफस्टाइल है, हमको समझना चाहिए कि डिटॉक्स इज वेरी पर्सनलाइज्ड। आपके पर्सनल लाइफस्टाइल को लेके आपका
इंटरनल हेल्थ कैसा है, आपका आज का सिचुएशन कैसा है, मतलब आपकी गट हेल्थ कैसी है, स्पेशली आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, वेयर आर यू स्टैंडिंग मेटाबॉलिकली, वेयर आर यू स्टैंडिंग, उसके हिसाब से आपका ये डिटॉक्स डाइट जो है पर्सनलाइज होना चाहिए। उसके अलावा आई बिलीव आजकल के लाइफस्टाइल में और आजकल के जैसा हमारा एग्रीकल्चर है, वी शुड नॉट बी हैविंग रॉ स्टफ एट ऑल, वी शुड नॉट बी हैविंग रॉ स्टफ एट ऑल। तो जितना हो सकता है उतना कुक्ड आइटम्स हम लोगों को खाना चाहिए। तो ये रॉ चीजें सारे डाल के खाना जो है वो इट्स नॉट गुड। जी, मतलब वो डिटॉक्सिंग से जो डिटॉक्सिंग के नाम पर हम ले रहे हैं उससे फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है, आप ये कहना चाह रही हैं? चलिए, मैं डीके गुप्ता जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर गुप्ता, जो बात सामने आई है उस इंटरव्यू से, उसमें यह भी आया है सामने कि वो बीच में नमक खाना छोड़ देती थी, वो भी शुगर खाना उन्होंने छोड़ दिया था, चीनी नहीं ले रही थी, मीठा नहीं ले रही थी, नमक नहीं ले रही थी। अब ये जो खाने के हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, ये कितने इंपॉर्टेंट हैं और ये हमारे शरीर को कैसे इफेक्ट करते हैं, इनका क्या रोल होता है हमारे शरीर के अंदर, कैसे ये हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव डाल सकते हैं अगर हम इनका इंटेक बिल्कुल ही बंद कर दें? देखिए, बिल्कुल एक बैलेंस डाइट चाहिए होती है हम सबको। बैलेंस डाइट का मतलब आपको पूर्ण मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिलने चाहिए, फैट या वसा मिलने चाहिए, प्रोटीन मिलने चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिनको हम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं, विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन B5, विटामिन ए, डी, ई के जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं जैसे जिंक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, कैल्शियम है, क्लोराइड है, ऐसे बहुत सारी चीजें जो आपको बराबर मात्रा में मिलेंगी, जिससे आपकी जो यूनिट है बॉडी की, जिसको हम कोशिका बोलते हैं, सेल बोलते हैं, वो नॉर्मल रूप से फंक्शन करती रहे और सुचारू रूप से आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता रहे और सारे अंग जितने भी, चाहे लिवर है, किडनी है, हार्ट है, लंग्स है, सारे सही से काम करते रहे और आप एक बिल्कुल परफेक्ट होम्योस्टेसिस में रहे, मतलब स्वस्थ अवस्था में रहे। जब भी ये बैलेंस गड़बड़ होगा तभी आपकी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएंगी, जैसे थकावट होना, फटीग होना, या यूरिन, किडनी काम नहीं करेगी तो यूरिन कम बनेगा, हार्ट काम नहीं करेगा तो एरिथमियाज होंगे या हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाएगी, ब्रेन काम नहीं करेगा तो डिमेंशिया होगा, इरिटेशन होगा, या बहुत सारे जो अदर सिम्टम्स हैं, कंफ्यूजन है, इस तरह के सिम्टम्स आएंगे। तो कहीं ना कहीं माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है हमारी बॉडी में बहुत, हर कोशिका को सुचारू रूप से चलने में सहयोग करते हैं। एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं, करंट्स हैं, वो इन सब जो छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स हैं इनसे होते हैं और इनका जरा सा थोड़ा सा भी मात्रा में अगर डिफरेंस हो जाएगा तो होम्योस्टेसिस जिसको बोलते हैं बैलेंस, वो बिगड़ जाती है। उसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। जो हमारी बॉडी की जो यूनिट सेल वो सही से काम नहीं करेगी, और जब कोई कोशिका काम नहीं करेगी तो जो जिस भी अंग की वो कोशिका है, उस अंग के जो इफेक्ट है, उसके जो आउटपुट है, उसके जो कार्यकलाप है वो बिगड़ जाएंगे। जैसे लिवर है तो उसका SGOT SGPT बढ़ जाएगा, लिवर फंक्शन ठीक नहीं होगा तो बहुत सारा जो डिटॉक्सिफिकेशन है वो नहीं हो पाएगा, तो उसकी वजह से बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल आपकी बॉडी में पहुंच जाएगा। तो इनडायरेक्टली मुझे लगता है कि डाइट करें, जब भी करनी चाहिए तो एक बैलेंस डाइट करें, सारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको कम ना होने दें अपनी बॉडी में, बिकॉज वो हमारे कहीं ना कहीं से फ्यूल है बॉडी का। जैसे एक गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल चाहिए होता है, ऐसे हमारी बॉडी को चलाने के लिए फ्यूल है। इन फ्यूल्स को कहीं ना कहीं बैलेंस रखें, इसमें कोई कंप्रोमाइज ना करें। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं उस मामले पर जो लोगों की ख्वाहिश से जुड़ा है। ख्वाहिश है खुद को सुंदर दिखने दिखाने की और ख्वाहिश है खुद को सेहतमंद रखने की, लेकिन कई बार इस ख्वाहिश को पूरा करने के चक्कर में हमारे ऊपर ऐसा जुनून सवार हो जाता है कि जो हमारे लिए खतरा पैदा कर देता है। सीधे मैं डॉक्टर धीर का यहाँ पर रुक करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स घूम रहे हैं, बहुत सारे विंडोज खुले हुए हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स खुले हुए हैं जहां पर आप सलाहें दी जाती हैं कि आप ये कर लीजिए, आप ऐसा करवा लीजिए, आप वो कर लीजिए। इसको लेकर भी लोग बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं और कई बार वो कर बैठते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे, चाहे वो सर्जरी से जुड़ी हो, चाहे वो स्किन ट्रीटमेंट से जुड़ी हो, चाहे वो किसी प्रोडक्ट को अपनाने से जुड़ी हो? देखिए, सोशल मीडिया के प्रेशर के अंडर या पीयर प्रेशर के अंडर नहीं होती until unless there is a substantial problem। जब एक अच्छी मात्रा में प्रॉब्लम होगी तभी कॉस्मेटिक सर्जरी का रिजल्ट भी आएगा। अगर प्रॉब्लम नहीं है और पेशेंट की रियल प्रॉब्लम नहीं है, परसीव प्रॉब्लम है, उसको लगता है कि नॉर्मल देखने से वो समस्या है नहीं, अगर इसको ठीक करने की कोशिश की जाए तो निराशा ही हाथ लग नहीं होगा और कोई प्रोसीजर का कोई बहुत सकता। तो इसलिए पहले पेशेंट का साइकोलॉजिकल प्रोफाइल से पहले, अगर ऐसी OCD है जो कि बॉडी डिस्मॉर्फिया के कारण हो पेशेंट, ऐसी तादाद है 10-15% की जिनमें ये हो सकता है।
को फिल्टर आउट करना पड़ता है और उनको काउंसिल करना पड़ता है कि आपको और इसका आप करवाने का इरादा छोड़ दें। अगर मेडिकल हेल्प जो है वो पेशेंट के लिए वो पेशेंट्स आपके पास आते हैं जो इस किस्म के ऑब्सेशन ग्रसित हैं या ऑब्सेशन का शिकार हैं या कंपैरेटिव लाइफ है, अगर वो ऐसा है तो मैं ऐसा क्यों नहीं हूं, वो वैसा के कंपैरेटिव लोग आते हैं आपके पास? करते हैं, हर आदमी एक दूसरे से कंपेयर करता है, वो एक नॉर्मल चीज है। ऑब्सेशन के लेवल पे पहुंच जाती है कंपल्सिव डिसऑर्डर और ओसीडी। फिर इस ओसीडी का कुछ दवाओं के कारण, कुछ सजेस्टिव थेरेपी के कारण वही करना पड़ता है। ऐसे पेशेंट्स में सर्जरी ना करने का प्रावधान है। पेशेंट के मेंटल स्टेटस फिट होना चाहिए, पेशेंट कोई बहुत बड़े डिप्रेशन में ना हो, क्योंकि डिप्रेशन में भी पेशेंट होगा तो वो सही से एक्सेस नहीं कर पाएगा कि उसके क्या रिजल्ट मिला। और तीसरी चीज, सब्सटेंस अब्यूज ना करता हो पेशेंट, इलीगल दवाइयां का सेवन ना करता हो, कोई इलीगल दवाइयां विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, जो कि नशे वाली भी हो सकती हैं, वैसे स्लिमिंग भी हो सकती है, सभी चीजों का अगर सेवन कर रहा है पेशेंट, तो पेशेंट को कहीं ना कहीं उसको साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है, जिसका निदान जो है वो समय रहते करना पड़ता है। डॉक्टर धीर आपके पास मैं आता हूं, डॉक्टर डीके गुप्ता का मैं रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, जब से ह्यूमन सोसाइटी आगे बढ़ रही है इस पूरे विकास क्रम के अंदर, अमरता जो है यानी कि जिंदा रहना एक सबसे बड़ी ख्वाहिश इंसान की रही है, और जिंदा रहना इसके अलावा खूबसूरत दिखना, जवान दिखना, ये भी एक ख्वाहिश का हिस्सा है। लेकिन लोग ये नहीं समझ पाते कि एजिंग एक प्रोसेस है, किसी में कम किसी में ज्यादा इसका असर जरूर दिखेगा। तो क्या आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम फिजिकल से ज्यादा साइकोलॉजिकल है? एक काउंसलिंग की जरूरत यहां पर ज्यादा हो जाती है? अगर घर परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है, आस पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस किस्म से सोचता है, तो उसकी काउंसलिंग की जरूरत ज्यादा होती है उसको। देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर हम बात करें इस समय जो करंट युग है, बिल्कुल इंटरनेट का युग है, ठीक है। इस समय मीडिया का युग है, सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारे लोग अपनी चरम सीमा पे हैं और कहीं ना कहीं आपस में कंपटीशन लेवल बहुत हाई हो गया है। किसी भी फील्ड में हो, जिसमें आप किसी भी जॉब के लिए जा रहे हो, किसी भी मार्केटिंग की जॉब हो, सेल्स की हो, ऑपरेशंस की हो, या कोई सेलिब्रिटी बनना चाह रहा है, सब में आपकी फिजिकल लुक बहुत इंपॉर्टेंट करती है, आपकी अपीयरेंस बहुत इंपॉर्टेंट रखती है और आजकल इसका वेटेज दिया जाता है। बट ऐसा नहीं कि इसके चक्कर में अपनी बॉडी का बैलेंस खराब कर दें, अपने हेल्थ से खिलवाड़ कर लें, अपनी मेंटल हेल्थ को खराब कर लें, अपनी फिजिकल हेल्थ को खराब कर दें, इमोशनल हेल्थ को खराब कर लें। तो कहीं ना कहीं 360 डिग्री अप्रोच चाहिए हेल्थ विंग की। इसमें फिजिकल हेल्थ है, सोशल हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, इन सबको कंबाइन करके आगे बढ़ना चाहिए। बिकॉज शॉर्ट टर्म गेम नहीं खेलना है, हमें लॉन्ग टर्म गेम खेलना है। मतलब आदमी को जो हमारी एज है वो बढ़ती जा रही है। पहले हम 60 साल जीते थे, अब लगभग 70 साल एजिंग हो गई है। और अगर आप थोड़ा ठीक ठाक रहते हैं तो 80, 90, 100 साल तक अचीव कर सकते हैं। और आजकल इतने सारे नए डेवलपमेंट हो रहे हैं कि कुछ सालों में एज जो है 130, 140 तक पहुंच जाएगी अगले 20-30 साल में। ऐसे बहुत सारे जो R&D चल रही है, बहुत सारे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, बहुत सारे डिफरेंट लैब्स में। तो कहीं ना कहीं हमें फिजिकल हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को बना के रखना है, अपीयरेंस पे कम फोकस करना है, लॉन्ग टर्म बैलेंस रहे बॉडी का, ब्रेन हमारा ठीक से काम करता रहे, हार्ट हमारा ठीक से काम करता रहे, किडनी लिवर ठीक से काम करते रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ना कि स्किन जो है उस पर लस्चरलेस है या पेल है या रिंकल्स आ रहे हैं, ये भी ठीक है बट इतने जरूरी नहीं। बिकॉज जैसे जैसे एजिंग बढ़ेगी कुछ ना कुछ हद तक ये सब चीज दिखेंगी, उसको एक लिमिट तक छुपा सकते हैं। आप बिल्कुल कहो कि आप 70-80 ईयर्स के हो रहे हो, आपको लगे कि 16 ईयर्स का दिख जाए, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, डेफिनेटली ऐसा है कि अगर आप 30-40 साल के हैं तो 25 साल के दिख सकते हैं, 60-70 साल के हैं तो 40 साल के दिख सकते हैं। इस समय ऐसी बहुत सारी चीजें आ गई हैं। और अपनी स्किन को, अपनी बॉडी को नॉर्मली भी आप एजिंग के हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, बैलेंस डाइट ले रहे हैं, तनाव मुक्त रह रहे हैं, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं, अपना कल्चर आपने आसपास अच्छा कर रखा है, अंदर से इनर जो बीइंग है आपकी, वो हैप्पीनेस उसके अंदर है, आपके थॉट्स बहुत पॉजिटिव हैं, आप नेगेटिव थॉट्स को दूर रखते हैं, मेंटल स्ट्रेस से दूर रहते हैं, तो ये सारे फैक्टर्स आपकी एज की लॉन्गेविटी बढ़ाते हैं, मतलब आपको लंबा उम्र जिंदा रखते हैं और साथ में आपकी फिजिकल अपीयरेंस को भी अच्छा करते हैं। तो मुझे लगता है इन सब चीजों पे हमें काम करके, इस सब कंपोनेंट्स पे काम करके हमें लॉन्ग लाइफ के लिए फोकस करना चाहिए और डिजीज फ्री, मतलब बीमारी मुक्त लाइफ पे फोकस करना चाहिए, या बीमारियां ऐसी हो जिसको कंट्रोल कर सकें। ऐसा ना हो कि बाद में बेड रिटर्न हो जाए, आप इस तरह करें या सडनली आपको इस तरह की क्रैश डाइट करें कि सडनली आपको आईसीयू में जाना पड़े, सडनली आपका बेसिक मेटाबॉलिज्म खराब हो जाए, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए, या आपका लिवर फेलियर हो जाए, किडनी फेलियर हो जाए, या आपका हार्ट फेलियर हो जाए। तो ऐसे रिस्क हमें नहीं लेने चाहिए। भगवान ने एक ही उम्र दी हमें,
हम सबको एक उम्र मिली है, उस उम्र में अपने लिए कम, बाकी बाहर के लिए ज्यादा करना, अपने समाज के लिए ज्यादा काम करने, फैमिली के लिए आपको ज्यादा काम करना जी है। जी वो जब ही कर पाएंगे जब मेंटली बहुत फिट होंगे, मेंटली बहुत स्ट्रांग होंगे और फिजिकली बहुत फिट होंगे। अपीयरेंस से इतना जी। ज्यादा फर्क मेरे हिसाब से नहीं पड़ता है। डॉक्टर गुप्ता आपके पास आता हूं, और ये आपके हिसाब से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इस विचार से ग्रसित रहते हैं और उसको अपने ऊपर इतना ओढ़ लेते हैं कि उसके दबाव तले खुद ही दबने लग जाते हैं और उसको अब खतरनाक स्थिति भी पैदा हो जाती है। उसी से छुटकारा पाया जा सके, उसी की कोशिश आज हम कर रहे हैं। सांची जी का मैं यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। सांची जी, कोई डाइटरी प्लान हम फॉलो कर रहे हैं, अब वो हमें सूट कर रहा है नहीं कर रहा है, इसके भी, क्योंकि बॉडी हर किस्म का हर चीज का सिम्टम देती है। बॉडी अगर किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो उसका भी वो सिम्टम दे देगी, एक्सेप्ट कर रही है तो उसका भी वो सिम्टम दे देगी। लेकिन कोई कोर्स हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो इसके सिम्टम क्या होते हैं? डेफिनेटली जैसे मैंने पहले मेंशन किया, आपका हेयर हेल्थ, स्किन हेल्थ, गट हेल्थ, डाइजेस्टिव हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे थोड़ा सा आप ध्यान देना, कॉन्शियसली अपने बॉडी की सिम्टम्स सुनना, जैसे आपने बोला कॉन्शियसली सुनना और उस पे अटेंशन देना कि आपको सिम्टम मिल रहा है और आप उसको इग्नोर कर रहे हो। वो फीलिंग लो ऑन एनर्जी बाय द एंड ऑफ द डे, आफ्टर 5-6 o'clock अगर आपके एनर्जी लेवल्स ड्रॉप हो रही है तो डेफिनेटली इट्स अ सिम्टम दैट यू आर नॉट डूइंग समथिंग राइट विथ योर फूड और लाइफस्टाइल। सेकंड, नींद सही से नहीं आना या टाइम पे भूख लगना और टाइम पे फुल फील करना, ये नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली दीज आर अनदर सिम्टम्स दैट यू आर नॉट लिविंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल या आप हेल्दी खा नहीं रहे हो। हेडेक्स होना, अगर आप एक्सरसाइज या वर्कआउट कर रहे हो तो आपका सोरनेस होता है बॉडी में, तो वो सोरनेस आपका कितना प्रोलॉन्ग्ड होता है, 24 आवर्स इज ओके। 24 आवर्स से बियॉन्ड अगर आपका सोरनेस नहीं जा रहा है तो देन डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ डिहाइड्रेशन इन द बॉडी, तो वो भी आपको देखना है। तो ये सारे जो सिम्टम्स है आपका चेहरे पे दिखने लग जाती है, आपकी बॉडी सिग्नल देने लग जाते हैं, आपको कॉन्शियसली सुनना है एंड आपको ध्यान देना है इन पे। जी सांची जी, अब अगर कोई पर्टिकुलर डाइट चार्ट फॉलो कर रहे हैं और वो मान लीजिए सूट नहीं कर रहा, तो उससे जो विड्रॉ करना है, उससे जो वापसी करनी है, ये अचानक होती है? क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि यार ये सूट नहीं कर रहा है, इसको एकदम खाना बंद कर दो और अपने रूटीन पर आ जाओ, क्योंकि अब शरीर के अंदर जो मशीनरी है उसको आदत पड़ चुकी है, उसने एक चीज को ग्रहण कर लिया तो उसको भी आदत पड़ चुकी है, वो भी अपने पुराने फॉर्म में आने के लिए उसको भी समय लगेगा। तो ये ग्रेजुअली विड्रॉ करना होता है या फिर ये एकदम विड्रॉ, एकदम ब्रेक लगा देना होता है? डेफिनेटली, जैसे अगर कोई डाइट्स होते हैं, जैसे कैलोरी डेफिशिएट आप कर रहे हो, जहाँ पे आपका कैलोरी बहुत ज्यादा आप कम खा रहे हो, सडनली आप बॉडी को नेक्स्ट डे सो बोलोगे कि नहीं नहीं मुझे जैसा मैं पहले खाती थी मैं वैसे खाऊंगी, अब सडन स्विच कर रहे हो जहाँ पे आपने डबल कर दिया है कैलोरीज को, तो वो भी एक बॉडी के लिए स्ट्रेस होता है। तो वैसे नहीं होना चाहिए, वीनिंग ऑफ होना चाहिए हमेशा, कि अगर आप आज 1000 कैलोरी वाला डाइट खा रहे हो और आपको बढ़ाना है क्योंकि आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो आप 1200 कीजिए, फिर आप नेक्स्ट डे उसको सेकेंड डे आप 1400 कीजिए, फिर 1600 कीजिए, फिर वैसे करते करते आप एक नॉर्मल रूटीन जो होता है आपका, नॉर्मल जो कैलकुलेशन होता है। पहली बात तो जब भी आपको ये सारे सिम्टम्स होते हैं तो आप अपने हेल्थ प्रैक्टिशनर के पास जाके आप पूछ लेना कि ऐसे ऐसे गाइडेंस ले लेना कि ऐसे ऐसे तो मैं वीन ऑफ करनी चाहती हूँ, इससे वीन ऑफ करके मैं अपने नॉर्मल डाइट में जाना चाहती हूँ। तो धीरे धीरे कीजिए, सडन स्ट्रेस बॉडी के लिए हमेशा ही स्ट्रेस होता है, सडन कोई चेंजेस आप बॉडी के साथ नहीं कर सकते, ना ही डिटॉक्स, ना ही आप सडनली आपके नॉर्मल डाइट में आना, तो रिएक्शंस तो दोनों तरफ से होती है बॉडी। सच जी आपके पास लौटेंगे, हम सीधे प्रियंका जी का यहाँ पर रुख करना चाहेंगे। प्रियंका जी, अब आदमी एक बैलेंस डाइट लेते हुए, एक हेल्दी डाइट लेते हुए खुद को फिट भी रखे, तंदुरुस्त भी रखे, तरोताज़ा भी रखे, और जो एक ख्वाहिश है खुद को वो सुंदर भी रख सके, ऐसी यौगिक क्रियाएं वो कौन कौन सी हो सकती हैं? दिन के समय में, दोपहर के समय में, शाम के समय में, और उनका कोई पर्टिकुलर टाइमिंग होता है? या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहर दफ्तर में रहते हैं, वो उतना वर्कआउट नहीं कर पाते हैं, काम में बिजी रहते हैं, तो अपने वर्क प्लेस पर ही या फिर चलते फिरते कुछ ऐसे योगासन वो कर सकें? जी देखिए, सबसे पहले तो जो योगा करने का सही टाइम होता है योग करने का, वो मॉर्निंग या इवनिंग आप दोनों टाइम कर सकते हैं, या फिर जिनका बिजी शेड्यूल रहता है वो खाना खाने के 3 घंटे के बाद ही कर सकते हैं, क्योंकि आपका तब तक वो डाइजेस्ट हो चुका होता है। तो आपको जिनकी बॉडी जितना अलाउ करती है, सबसे पहले तो उनके लिए है कि वो फोर्सफुली कोई चीज ना करे। अगर आपकी बॉडी अलाउ कर रही है जितना आप उतना करें, फिर धीरे धीरे आगे उसकी प्रैक्टिस को बढ़ाएं। और जो लोग ऑफिस में रहते हैं उनके पास सुबह से लेकर शाम तक पूरा बिजी शेड्यूल है, तो कुछ सिटिंग पोज भी रहते हैं जिनको करके आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं, उसका स्ट्रेस निकाल सकते हैं बॉडी का। कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे लंबी गहरी सांस लेकर के आप डीप इनहेल एक्सहेल कर सकते हैं।
इससे आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल अच्छा होगा, जिससे कि आपकी मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ पे असर पड़ता है। और जो हमारे घर की लेडीज होती हैं जो पूरे दिन बिजी रहती हैं, तो उनको भी समय निकाल करके अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे जरूर ध्यान देना चाहिए। ये मायने नहीं रखता कि आप सुबह से लेकर शाम तक पूरा दिन घर के काम करती हैं, तो आप पूरा दिन काम करती हैं, आपकी एक्सरसाइज हो गई, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो आप फिजिकली ऊपर के काम करती हैं। इंटरनल फिट रहने के लिए आपको पर्टिकुलर कुछ आसनों का सिलेक्शन करना चाहिए, उनको करना चाहिए। जैसे मैं कुछ आसन आपको बता रही हूँ, वो आसन जो हर कोई कर सकता है आसानी से। सबसे पहले तो सूर्य नमस्कार आप इंक्लूड कर लीजिए, बटरफ्लाई पोज, गौमुख, और इसके साथ साथ आपको साइड स्ट्रेचिंग होती हैं, जैसे ताड़ासन, और इसके साथ साथ साइड की बेंडिंग्स होती हैं, और उत्कट आसन। इसके साथ साथ में आप धनुरासन और वृश्चासन, और साथ में आप चक्रासन। ये कुछ ऐसे आसन हैं जो नॉर्मली हैं, और महिलाओं के सेतुबंध आसन बहुत ही उपयोगी है, उनको पैल्विक रीजन से रिलेटेड भी समस्याएं हो जाती हैं, तो उनको इन सब चीजों में बहुत ही आराम मिलेगा अगर वो इन कुछ आसनों की एक पूरी सीरीज बना ले। और उन्हें ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, 10 से 15 मिनट लगेगा। बस 6-7 आसन अपने सिलेक्ट करके वो डेली अगर करती हैं, मेल फीमेल दोनों, तो उनको बहुत ही ज्यादा फिजिकल फिटनेस में हेल्प मिलेगी। और चलिए, इसके साथ साथ मैं डॉक्टर डी के गुप्ता का यहाँ पर रुख करना चाहूँ। डॉक्टर गुप्ता, सेहत, फिटनेस, इसका पैमाना क्या होना चाहिए? क्योंकि फिटनेस के लिए लोग जिम में पसीना बहाते हैं, हम देखते हैं वहां पर उसका नेगेटिव इंपैक्ट आ जाता है। फिटनेस के लिए लोग दौड़ते रहते हैं, हम देखते हैं वहां उसका नेगेटिव इंपैक्ट आ जाता है। लोग अपने शरीर की सीमाओं को नहीं पहचान पाते, तो पैमाना क्या हो, वो संतुलन कैसे मेंटेन किया जाए? देखिए, अगर हम लेमैन भाषा में कहें, किसी समझदार व्यक्ति को बताने के लिए सिंपल भाषा में, तो फिटनेस मतलब आपके सारे बॉडी शरीर के अंग सही रूप से कार्य कर रहे हैं, आपका मेंटल फिट है, आप फिजिकली फिट हैं, आप अपनी एज के हिसाब से जो एक्टिविटीज कर सकते हैं वो सब करने योग्य हैं, दक्ष हैं सब में, तो वो आप फिजिकली और मेंटली फिट हैं। फिजिकली फिट के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है मेंटली फिट होना। इस समय हमने सबने देखा पोस्ट कोविड मेंटल डिसऑर्डर बहुत सारे बढ़ गए हैं कहीं ना कहीं, और जो इस तरह की जो एक्टिविटीज होती हैं, खास करके डाइटिंग है या सडन क्रैश डाइट करना, इससे मेंटल डिसऑर्डर बहुत सारे बढ़ जाते हैं। तो मेंटल फिट होना बहुत जरूरी है। इसके अतिरिक्त इमोशनली फिट होना, आपको सेक्सुअली फिट होना, आपको सोशली फिट होना, आपको मतलब लाइक मेंटली फिट होना, ये कई सारे कंपोनेंट हैं जिसको हम 360 डिग्री हेल्थ बोलते हैं। अगर आप सारे पैमानों पे फिट हैं तभी हम फिट बोलते हैं। WHO की डेफिनेशन है जिसमें हम इन सारे 6 कंपोनेंट की बात करते हैं कि हर व्यक्ति को इसमें फिट होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपका शरीर सही से कार्य नहीं कर रहा, आपको थकावट हो रही है, आपका फोकस ठीक नहीं है, आपकी पूर कंसंट्रेशन है, आप टायर्डनेस है, आपको डिमेंशिया स्टार्ट हो रहा है, आपकी एज कम है, या आपकी ओबेसिटी हो रही है, आपको डायबिटीज अर्ली हो रही है, आपको हाइपरटेंशन हो रही है, ये सारे आजकल जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, ये इसलिए हो रहे हैं बिकॉज हमारी फिटनेस ठीक नहीं है, हम फिजिकली फिट नहीं है। और ये कहीं ना कहीं ये पूरा एक पैंडेमिक की तरह फैल रहा है पूरे विश्व में इस समय। कहीं ना कहीं जितनी डेथ हो रही है उसका मेजर कंट्रीब्यूशन इन्हीं की वजह से, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और हार्ट डिसऑर्डर की वजह से। इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप फिजिकली फिट रहते हैं, डाइट अच्छी लेते हैं, बैलेंस डाइट अच्छी लेते हैं, और साथ में फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, कार्डिक हेल्थ के लिए कार्डिक एक्टिविटीज करते हैं, सो दैट हमारे जो मेजर अंग हैं बिल्कुल ठीक रहें, सही रूप से कार्य करें, जो उनका एम और ऑब्जेक्टिव है बॉडी में पूर्ण रूप से फुलफिल रहे। और हम सबको भी शॉर्ट टर्म नहीं सोचना चाहिए, लॉन्ग टर्म विजन देखनी चाहिए कि लॉन्ग टर्म क्या अचीव करना अगले 5 साल में, 10 साल में। बहुत बार लोग क्या करते हैं, कैरियर में शॉर्ट टर्म सोचते हैं, उसकी वजह से ये फिटनेस फ्रीक जो बन जाते हैं, जीरो फिगर आना या जिम जाना या ओवर एक्सरसाइज करना, ओवर एक्सर्ट करना, उसी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। हम देखते हैं कई बार लोगों के हार्ट अटैक से मृत्यु हो रही है, सडनली लोग कोलैप्स कर जा रहे हैं, जिम में कोलैप्स कर जा रहे हैं, एक्सरसाइज करते करते कर रहे हैं, दौड़ते दौड़ते कोलैप्स कर रहे हैं, तो बिकॉज वो मेंटली फिट भी नहीं है और कहीं ना कहीं फिजिकली फिट भी नहीं, बस वो दिखावा है, और वो इस रेस में, रैट रेस में शामिल हो गए जिसमें बहुत जल्दबाजी, बहुत सारी चीजें जल्दीबाजी में हमें अचीव करनी है, हमारे गोल बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए, गोल अलाइन नहीं हमारे विजन से। तो ये चीज मुझे लगता है इस पे काम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुप्ता, और डॉक्टर सांची आपका भी शुक्रिया, प्रियंका जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर निचोड़ ये कि संतुलन कायम करना बेहद जरूरी है। तो हमारे तो शास्त्र भी कहते हैं अति किसी चीज की भी अच्छी नहीं होती। तो एक संतुलन अप्रोच के साथ, संतुलित अप्रोच के साथ जीवन में आगे बढ़ें, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, आप सुंदर भी दिखेंगे, और अपने ऊपर हावी ना होने दे इस विचार को।